दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा बजट 2026 पर। बजट 2026 आने से पहले चार बातों की उम्मीद सिर्फ मैं ही नहीं लगाए बैठा था। जितने लोगों से भी बजट को लेकर आमतौर पर चर्चा होती थी, लगभग सभी लोग ये चारों उम्मीदें पाले बैठे हुए थे। पहली उम्मीद थी कि बजट फिलहाल जिस तरीके के राजनीतिक परिस्थितियां, चुनौतियां पैदा हुई हैं, ख़ास तौर से अमेरिकी टैरिफ को लेकर और दुनिया भर में जिस तरीके से टैरिफ की मार हो रही है, कि इस टैरिफ की मार को ध्यान में रखकर कि ये टैरिफ की मार अभी और ज़्यादा हो सकती है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी पूरी उम्मीद थी कि फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में घनिष्ठता बढ़ रही है, पाकिस्तान से अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, चुनौतियां बांग्लादेश की ओर से भी हैं। पाकिस्तान कुछ इस्लामिक देशों को मिलाकर एक इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उसे अभी सफलता बहुत नहीं मिली है, लेकिन इसको ध्यान में रखकर कुछ रक्षा बजट के लिए एलोकेशन में ध्यान रखा जाएगा। और तीसरी बात ये थी कि जहाँ तक लोगों के व्यक्तिगत आय का सवाल है, सरकार पहले ही इनकम टैक्स में इतनी रिलीफ आम जनता को दे चुकी थी कि उम्मीद करना बेमानी था, ना कोई संभावना थी, और मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं कि कोई ज़रूरत भी फिलहाल नहीं थी। इसलिए पूरी उम्मीद थी कि इनकम टैक्स से छेड़छाड़ नहीं होगी। हालांकि कुछ मित्रों को आशंका थी कि जो छूट दी गई है उसमें भी कटौती हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि सरकार ऐसी कोई गलती करेगी। और उसके बाद चौथी उम्मीद ये थी, चूंकि इस बजट पॉपुलिस्ट नेचर का नहीं होगा, इसलिए बजट का बाजार जोरदार स्वागत करेगा। हालांकि बाजार में पिछले कुछ समय से लगातार नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ी है। हालांकि बाजार में पिछले 4-5 दिन में जिस तरीके से सोना और चांदी में करेक्शन हुआ है, विशेषज्ञों का मानना है कि ये इन्वेस्टमेंट के लेवल हैं, और जिस तरीके से शेयर बाजार भी लगातार नीचे जा रहा था, तो ये उम्मीद थी कि यदि बजट इस तरीके का आएगा तो बजट का स्वागत होगा। फिलहाल अब सवाल है कि बजट में आया क्या। जहाँ तक टैरिफ की मार का और इन सब बातों का सवाल है, टैरिफ की सबसे ज़्यादा मार पड़ रही थी उस सेक्टर्स पर जिन सेक्टर्स में रोजगार बहुत ज़्यादा है। वो सेक्टर प्रभावित हो रहे थे, और उन सेक्टर्स के प्रभावित होने की वजह से रोजगार प्रभावित हो रहे थे। तो सरकार को इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करनी थी। फिलहाल जो 2026 का बजट आया, उसमें सरकार ने उम्मीदों के अनुरूप इस बात का विशेष ध्यान रखा कि टैरिफ की मार अभी पड़ती रह सकती है, या टैरिफ की मार अभी और बढ़ सकती है। और इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सीमा शुल्क में कटौती करी, और टेक्सटाइल सहित अनेक क्षेत्रों में, खासतौर से जो निर्यात मूलक हैं, वहाँ पर मशीनों के आधुनिकीकरण में
सरकार ने पूंजीगत मदद देने की इस बजट में घोषणा करी है। इसके अलावा भारत में फिलहाल लगभग 370 SEZ कार्यरत हैं। ये जून 2025 तक की स्थिति है। सबको पता है कि SEZ में बड़े पैमाने पर रोजगार भी होता है। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर वहां पर फिलहाल घरेलू टैरिफ सहित अनेक प्रकार के शुल्कों में रियायत देने की घोषणा करी है। और यही नहीं, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट में सकारात्मक कदम उठाए उन्होंने। इसके अलावा भारत निर्यात के लिए कंटेनर्स की कमी से जूझता था और आमतौर पर भारत कंटेनर्स के लिए चीन पर निर्भर रहता था। फिलहाल स्वावलंबी भारत वक्त की जरूरत है। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 10,000 करोड़ रुपए की रकम का प्रावधान किया, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर कंटेनरों का उत्पादन हो सके और निर्यात करने वाली इकाइयों को कंटेनरों की ज़रूरत पड़े तो वो उपलब्ध हो सके, देश में ही उसे उपलब्ध हो सके, या कंटेनरों के लिए भारत की निर्भरता चीन पर कम हो सके। तो सीमा शुल्कों में कटौती की गई है, घरेलू शुल्कों में कटौती की गई है, कंटेनर निर्माण में के लिए मदद का प्रावधान किया गया, मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत रकम उपलब्ध कराई गई है और सीमा शुल्क में कटौती की गई है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो पहली उम्मीद थी हमारी कि ये बजट टैरिफ की मार को ध्यान में रखेगा, इस उम्मीद को मोदी सरकार के इस बजट ने या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी तरीके से ध्यान में रखा है। और मैं कह सकता हूँ कि पहली उम्मीद के अनुरूप बजट में प्रावधान किए गए। अब दूसरा सवाल आता है कि फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अमेरिका का दूसरा रूप भी देख लिया। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चीन से पाकिस्तान को मदद दी जा रही थी। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा था, लेकिन उसका दिल पाकिस्तान की तरफ था और उसका बड़ा कारण था कि अमेरिका के तमाम परमाणु सामग्रियां पाकिस्तान के अंदर रखी हुई है और जिनको दुनिया पाकिस्तान का समझती थी वो वास्तव में उन पर नियंत्रण अमेरिका का था। ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बौखलाया, ऑपरेशन सिंदूर से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए, ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका बौखलाया और ऑपरेशन सिंदूर से अनेक इस्लामिक देश बौखलाए, जिसमें तुर्की भी शामिल है। सऊदी अरब ने हालांकि कोई मदद नहीं करी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था पाकिस्तान को भारत के हाथों टूटता हुआ देखकर। फिलहाल अमेरिका भारत को घेरना चाहता है। अमेरिका को लगता है कि भविष्य में भारत अमेरिका की राह में एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर घेरने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। पाकिस्तान को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराया जा रहा है। चीन से भले ही फिलहाल संबंधों में कुछ मिठास आई है, लेकिन अतीत ऐसा रहा है, इतिहास ऐसा रहा है कि हम चीन पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकते।
बगल में बांग्लादेश के अंदर अमेरिका ने अपनी कठपुतली बैठा दी और उसको एक काम सौंपा है कि आपको भारत के लिए परेशानियां पैदा करनी है, और मोहम्मद यूनुस वही काम कर रहा है। तो ये उम्मीद थी कि सरकार को यदि भारत की सुरक्षा की चिंता है तो रक्षा बजट को, एक रक्षा सेवाओं को एक बड़ा बजट मिलना चाहिए। भारत के वायुसेना अध्यक्ष कई बार कह चुके हैं कि हम फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रहे हैं। हम अपने तेजस को अपनी कुछ सरकारी कंपनियों की लापरवाही के कारण वो गति नहीं दे सके जिस गति की उम्मीद हमें थी। पहले भी भारत के वायुसेना अध्यक्ष ने HAL सहित कई सरकारी कंपनियों को लेकर यह आरोप लगाया था कि सरकारीकरण के चलते जितनी तेज गति से इन्हें भारत की सेनाओं को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए, जितना तेज गति से विकास प्रोग्राम चलना चाहिए, वह लापरवाही है। तो वो लगातार इस बात पर कई बार चिंता व्यक्त कर चुके थे। इनसे जो पूर्व सेना वायुसेना अध्यक्ष से वो भी, और जो वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं ये भी। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं बजट में हुआ क्या है। फिलहाल आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा बजट एलोकेशन रक्षा विभाग को दिया गया। 7,85,000 करोड़ रुपए भारत की रक्षा सेवाओं के लिए आवंटित किए गए। ये कुल मिलाकर रकम है, जिससे अब इतनी बड़ी रकम आने के बाद, क्योंकि भारत को अपनी रक्षा सेनाओं को मजबूत करने के लिए भारत से को विदेशों से बड़े पैमाने पर कोई हथियार और फाइटर जेट खरीदने की आवश्यकता है। कुछ सौदे पाइपलाइन में हैं, कुछ सौदे हुए हैं और कुछ सौदे होने की उम्मीद है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर रक्षा सेवाओं को और ज्यादा बजट की आवश्यकता महसूस हो रही थी। फिलहाल 2025-26 के बजट के मुकाबले 2026-27 के बजट में 14.67% 14.67% की वृद्धि करते हुए रक्षा सेवाओं को 7,85,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन दिया गया है। मैं आपको यह भी बता दूं, यह 7,85,000 करोड़ रुपए भारत की टोटल GDP का 2% है, और पाकिस्तान की कुल GDP से भी बहुत ज़्यादा है। कुल GDP की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की रक्षा बजट की बात ही कर रहा हूँ। और दुनिया के यूरोप सहित बहुत सारे देश ऐसे हैं जो 2% से भी अपने GDP का 2% से कम रक्षा विभाग पर खर्च करते हैं। हालांकि फिलहाल चुनौतियों को देखते हुए अनेक देशों पर दबाव है कि वो अपनी GDP के 2% को बढ़ाकर इसे धीरे धीरे 5% तक लेकर जाएं, क्योंकि चुनौतियां फिलहाल नजदीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण बड़ा अनिश्चित है, और चाहे ज्योतिषाचार्य हो, चाहे सामरिक विशेषज्ञ हो, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पंडित हो, वो अगले 4-5 साल पूरी दुनिया में बड़े उथल पुथल और संघर्ष के देख रहे हैं। जापान सहित अनेक देशों ने रक्षा बजट को बढ़ाया है। फिलहाल भारत ने अपने GDP के 2% तक रक्षा बजट को ले आया है, लेकिन उम्मीद है कि बजट और बढ़ेगा। इस बजट में जो वृद्धि करी गई है
14.67% की, इसको निश्चित रूप से संतोषजनक माना जा सकता है। और यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी दूसरी अपेक्षा थी कि भारत अपने पड़ोस में राजनीतिक अनिश्चितताओं, सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर रक्षा विभाग को बड़ा बजट अलॉट करेगा, वो मोदी सरकार ने पूरी करी है। उस उम्मीद को निर्मला सीतारमण सरकार ने पूरा किया। अब तीसरी बात आई इनकम टैक्स, क्योंकि आम आदमी बजट को बस 2-3 चीज़ों से देखता है कि घरेलू दैनिक जो हमारे उपभोग की चीज़ें हैं उस पर क्या असर पड़ रहा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आयकर, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे कई मित्र बुरा मानते हैं कि आमतौर पर भारत का जो व्यापारी वर्ग है, मैं उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहा, 99% व्यापारी वर्ग आयकर नहीं देता, और देता है तो उतना देता है फॉर्मेलिटी के लिए कि जितना जब वो अपना रिटर्न भरने जाता है तो उससे उसका वकील कहता है कि भाई साहब थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, कुछ तो दे दो। वो कुछ तो देने में भी जो वो लोग देते हैं वो उसको भी बड़ा भारी बड़ा समझते हैं। कोई व्यापारी वर्ग मित्र इस बात का बुरा ना माने, लेकिन ये कड़वा सच है। लेकिन वेतनभोगी कर्मचारी, चाहे उसके घर में कितनी हारी बीमारी है, चाहे वो कितनी भी परेशानियों में है, चाहे वो कैसी भी आर्थिक तंगियों से जूझ रहा है, वो एक एक पाई जो वेतन के रूप में मिलती है उस पर इनकम टैक्स देता है। हाँ, रिश्वत के रूप में जो लोग कमाते हैं वो व्यापारी लोग कह सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी जो रिश्वत कमाता है वो एक अलग विषय है, लेकिन वेतनभोगी कर्मचारी के लिए इनकम टैक्स बहुत बड़ा मसला है। मैंने पहले भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इतनी बड़ी राहत दे दी थी कि अब और राहत की कोई तुक नहीं बनती थी, और इसलिए कोई राहत की उम्मीद नहीं थी। हाँ, जो कटौती की आशंकाएं थी, ये पूरा विश्वास था कि सरकार कटौती नहीं करेगी। तो ये तीसरी उम्मीद भी मोदी सरकार ने पूरी कर दी है। निर्मला सीतारमण जी को बधाई दूंगा इस बात के लिए। हम तो साधारण नागरिक हैं कि एक साधारण नागरिक के रूप में जो हम सोचते थे कि 2026-27 के बजट में सरकार को इसको एलोकेशन देना चाहिए, यहाँ पर राहत की ज़रूरत नहीं है, इन चुनौतियों को ध्यान रखना चाहिए, उन उम्मीदों को पूरा करा है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक की जो उम्मीदें थी बजट से, वो 2026-27 के बजट से पूरी होती है। लेकिन एक चौथी उम्मीद थी, और वो चौथी उम्मीद ये थी, क्योंकि चुनौतियों के लिए प्रावधान होना है, निर्यात इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाना है, हमें आयात में भी जो जरूरी चीज़ों के आयात हैं उसमें भी अमेरिका हमारे सामने समस्याएं खड़ी कर रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल में हमारे लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो हमें जरूरी आयात को भी सुगम बनाना है। इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या नाम बजट का एलोकेशन चाहिए। सुरक्षा चुनौतियां हैं, उसके लिए बजट चाहिए। तो पॉपुलिस्ट बजट की उम्मीद नहीं थी, सरकार ने पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया है। आमतौर पर जब बजट पॉपुलिस्ट नहीं होता है, जब बजट विकासोन्मुख होता है, और जब बजट देश के वर्तमान हालातों, वर्तमान परिस्थितियों और वर्तमान चुनौतियों का अनुरूप होता है, तो उस बजट का शेयर बाजार स्वागत करता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं,
शेयर बाजार 1500 पॉइंट गिरकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स गिरकर बंद हुआ। यह उम्मीद नहीं थी। जहां तक पिछले 2-3 दिन में सोने चांदी में गिरावट का सवाल है, जिस तेजी से बढ़ रही थी, इसे लौटना था, चाहे वो तब लौटी चाहे 2-4 दिन बाद लौटती। एक किसी ने बड़ा अच्छा एक सोशल मीडिया पर लिखा था कि 4-5 दिन पहले तक चांदी की डिमांड दुनिया के लिए बहुत थी, सेमीकंडक्टर्स में, मोबाइल्स में, लैपटॉप में, सिक्योरिटी उपकरण में, जाने कहाँ कहाँ यूज हो रही थी। और अचानक अब जो चांदी जो है उसकी सब जगह डिमांड ख़त्म हो गई और अब काजू की बर्फ़ी में बहुत इस्तेमाल हो रही है और इसलिए चांदी गिर गई। तो इसलिए वो सिर्फ सट्टेबाजी हो रही थी वो नहीं। लेकिन सवाल है कि शेयर बाजार में क्या बजट से निराशा हुई? मुझे ऐसा नहीं लगता। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार शेयर बाजार नकारात्मक जोन में था। सरकार ने बस एसटीटी को माइनस बहुत थोड़ा सा बढ़ा दिया। आम रिटेल इन्वेस्टर पर मुझे नहीं लगता कि इस एसटीटी को बढ़ाने का कोई भी नकारात्मक असर महसूस होगा। लेकिन शेयर बाजार है, उससे ऊपर जाने का भी बहाना चाहिए होता है और उसको नीचे आने का भी बहाना चाहिए होता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से वो नकारात्मक जोन में चल रहा था, तो एसटीटी की खबर बढ़ते ही बाजार ने नीचे गोता लगा दिया। आपको बता दूं कि जब एसटीटी फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट करा गया था, तब भी सिर्फ एसटीटी के कारण बाजार ने बड़ा गोता लगाया था। तो इसलिए जो मित्र बजट के आधार सेंसेक्स के घटने और बढ़ने से ये उम्मीद लगाते हैं कि बजट कैसा है, उनसे कहूँगा कि इस बार का बजट अच्छा है या बुरा है, उसको सेंसेक्स के नज़रिए से मत देखना। मुझे नहीं लगता कि ये बजट सेंसेक्स की वजह कि ये सेंसेक्स बजट की वजह से गिरा है। ये सेंसेक्स, ये निफ्टी फिलहाल एसटीटी जो बढ़ा है उसकी वजह से बढ़ी है। और जहाँ तक आम रिटेल इन्वेस्टर का सवाल है, उस समय कहूँगा आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी आय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करे। इस बजट में आपके टैक्स कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करा गया, बल्कि थोड़ा सा सरलीकरण किया गया। तो इसलिए सेंसेक्स नजरिए से बजट को ना देखें। हाँ, बाजार गिरना नहीं चाहिए था और सिर्फ एसटीटी के आधार पर बाजार गिर गया। तो फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ, यदि कोई मुझसे पूछे कि आप 10 में कितने नंबर दोगे 2026-27 के निर्मला सीतारमण जी के इस बजट को, तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि मैं 10 में 10 नंबर यानी कि 100% नंबर दूंगा मोदी सरकार को और निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान वित्त मंत्री को। तो दोस्तों फिलहाल बजट से कोई शिकायत नहीं। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको राजनीति पे लेके आ जाता हूँ। भारत में बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी एपस्टीन फाइल आएंगी, मोदी जी का नाम आएगा, कुछ तूफान होगा। लेकिन जिन लोगों को उम्मीद थी, या तो वो थे जो अफवाह उड़ाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो एक आम भारतीय था, भले ही वो मोदी जी का विरोधी हो, वो जानता था कि एपस्टीन फाइलों से भारत सरकार प्रभावित नहीं होगी। फिलहाल प्रभावित नहीं हुई है। लेकिन अरब जगत की कुछ शहजादियों के नाम इसमें आए हैं। वेस्टर्न कल्चर अमेरिका के अनेक उद्योगपति और अनेक राजनेता भी
इसमें संलिप्त है, लेकिन वहाँ की कल्चर में सब कुछ आम है, इसलिए एपस्टीन फाइलें कोई भूचाल लाने में असफल रही है। फिलहाल आप भी सोच रहे होंगे कि आगे ईरान का क्या हुआ। अमेरिका की घेराबंदी पूर्ण हो गई है, लेकिन अभी तक कहीं युद्ध की स्थिति नहीं है। हालांकि ईरान सरकार ने कहा है कि उसकी उंगलियां ट्रिगर्स पर हैं, हमले की शुरुआत वो नहीं करेगा। लेकिन यदि ईरान पे हमला हुआ तो वो ऐसा हमला करेगा जिसकी उम्मीद ना इजराइल ने करी होगी, ना अमेरिका ने करी होगी, और ना अमेरिका की सहायता करने वाले इस्लामिक देशों ने करी होगी। इसके जवाब में अमेरिका ने भी पलटवार किया है, और अमेरिका ने कहा है इस बार का हमला ऐसा होगा, यदि हुआ, जिसको दुनिया अचंभे के लिहाज से देखेगी। ईरान ने कल्पना भी नहीं करी होगी ऐसा हमला होगा, यदि हमला होगा। फिलहाल हमला क्यों नहीं हुआ, इस पर कुछ कहना उचित नहीं। हो सकता है अभी अमेरिका के पास सूचनाओं का अभाव हो, और यह भी हो सकता है कि अमेरिका इजराइल को कुछ आशंकाएं हों। हालांकि एक खबर यह है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को इशारा कर दिया है कि यदि अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर, सऊदी अरब को कोई एतराज नहीं है और वो इस हमले का समर्थन करेगा। फिलहाल चर्चा यह है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है हमला भरपूर होना चाहिए, मतलब हाथ कच्चा नहीं पड़ना चाहिए। तो देखते हैं फिलहाल ये राजनीतिक चुनौतियां किस ओर जाती हैं। इजराइल और अमेरिका कब तक ईरान पर वार करते हैं, ईरान कब तक प्रतीक्षा करता है, क्या वार करने से पहले ईरान परमाणु विस्फोट करके दुनिया को चौंका सकता है। क्या जिस तरीके से भारत के दूसरे परमाणु विस्फोट के जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना परमाणु दम देकर और पाकिस्तान में विस्फोट करके भारत को ये भ्रम में रखा कि पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट कर लिया है, क्या चीन और रूस ऐसा कुछ प्रयास कर सकते हैं जो अपना परमाणु बम ईरान को दे दें और वहाँ पर एक परीक्षण विस्फोट कर दें, और जिससे अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौतियाँ पैदा हो सकें। ये फिलहाल अभी देखने का विषय है। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूँगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्व पति का नमस्कार।